वेलकम टू एससी जीके हब। आप सब स्वागत है। आपको पता है क्या कि आरटीआई क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीई पता है आपको? राइट टू एजुकेशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने सुना है, लेकिन उसके बारे में आपको क्लियर नहीं होता है। ठीक है। इन्हीं सब के जो है ना डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक बहुत बढ़िया छोटा सा सेशन लेके आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, अंत तक बने रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें। मेरा मकसद यही है कि जो यूपी पुलिस का एसआई है उसे क्रैक करना। ठीक है। तो जीके का जो भी पार्ट है एक एक करके मैं सारा करा दूंगा। तो इसी को देखते हुए आपको पता ही है डेट आ चुकी है यूपीएसआई की। ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं एनबी सिंह, एएससी जीके हब में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक एक करके। ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, इसका जो है ना आपको पता ही है, जो है ना एग्जाम का वो है, चल ही रहा है। ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। सूचना का अधिकार। ठीक है। इसे कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 में बनाया गया था। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि जो ना आरटीआई कब लागू किया? तो 2005 में लागू किया गया, राइट। और ये का पूरा अगर एग्जैक्ट डेट निकालना हो या पूछ रहा हो तो 15 जून 2005 को था। ठीक है। और लागू की कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। इसमें कुल धाराएं यानी कितने हैं? 31 हैं। अध्याय कितने हैं? 6 पार्ट है। और अनुसूची यानी शेड्यूल कितने हैं? 2। ठीक है। आगे देखते हैं। आरटीआई अधिकार यानी राइट कैसा है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। आरटीआई क्यों चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम जो है ना करने के लिए किया गया था। ठीक है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी विभागों के कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए भी आरटीआई था। ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई अरेस्ट कर रहा है तो उसके लिए भी आप जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि किसके लिए या किस जुर्म के लिए जो है ना आपको किया जा रहा है, या किसके शक पे। आरटीआई का इतिहास क्या है? सबसे पहले आरटीआई का प्रयोग जो है ना स्वीडन में, ठीक है, 1766 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीआई का जन्म स्थान वहीं पे है। भारत में सर्वप्रथम आरटीआई की मांग जो है राजस्थान में था। ठीक है। कौन सा राज्य था जिसमें आरटीआई को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो तमिलनाडु और गोवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कि कौन सा ऐसा जो ना स्टेट है कि जहाँ पे उसको जो ना कानूनी अधिकार दे दिया गया। ठीक है। सबसे पहले 1990 दशक में एमकेएसएस, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, मामले में आरटीआई का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो एक एक करके इसमें धारा 1 क्या है, क्या बताया गया है धारा 1 में। ठीक है। तो आप देखोगे कि धारा 1 में, ठीक है, संक्षिप्त इसमें क्या है, जो ना इसको शॉर्ट में कहा जाता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। विस्तार पूर्ण जो ना संपूर्ण भारत में। कहाँ पे लागू किया? सभी भारत में। प्रारंभ 15 जून 2005 में। 12 अक्टूबर 5 को लागू किया गया। कुल 6 अध्याय हैं और कुल 31 धाराएं हैं। ठीक है। सेक्शन 2 में क्या बताया गया? ठीक है, परिभाषाएं दिया गया है। ये धारा सेक्शन 2(a), समुचित सरकार यानी विधि द्वारा जो ना स्थापित एक गठित सरकार होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों का वो रहेगा। ठीक है। धारा सेक्शन 2(e) में क्या बताया गया है? जो मेन मेन चीजें हैं वही बता पा रहे हैं हम, क्योंकि नहीं तो अगर हम सारा करेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मेन में। ठीक है। तो आप देखोगे सक्षम अधिकारी लोकसभा और विधानसभाओं के मामले में एक अध्यक्ष होगा। ठीक है। और राज्यसभा विधान परिषद के मामले में सभापति। सुप्रीम कोर्ट के मामले में सीआई जो है ना, जे मुख्य न्यायाधीश, जिसे सीजेआई कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट के मामले में जो है ना हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और ट्रिब्यूनल के मतलब प्राधिकरण के मामले में केंद्र सरकार में जो है राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, और यूटी में मतलब जो है ना यूनियन टेरिटरीज में प्रशासक या राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर। ठीक है। आगे देखते हैं धारा 1 में क्या बताया गया, तो वही चीजें हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, शायद ये पेज रिपीट हो गया है। ठीक है। आगे है, ठीक है, कि धारा 2(f) में क्या क्या आ जाता है। तो सूचना की प्रारंभिक जो है ना, या देखा जाए परिभाषा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव सुरक्षित कर सकते हैं। सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है? दस्तावेज हो कोई सभी, ज्ञापन यानी जो विज्ञापन वगैरह होता है, ईमेल होता है, मत होता है, सलाह होता है, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, सॉरी, रिपोर्ट, मॉडल, कोई भी डेटा,
प्राइवेट कंपनी के डाटाबेस सूचना में आता है जो सरकारी विभाग अधिकारी के अंतर्गत कार्य कर रही हो, जिसका डाटाबेस सूचना में आता है। ठीक है, बात करेंगे आगे कि धारा सेक्शन 2B में जो है ना क्या बताएगा, सॉरी एच में पब्लिक अथॉरिटी जो ना अधिकारी या प्राधिकारी की परिभाषा। कौन कौन से पब्लिक अथॉरिटी यानी अधिकारी होता है, निकाय होता है, संस्था होता है। ये तीनों तभी जो है ना पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी जब संसद, विधानसभा या संविधान, विधानमंडल, समुचित सरकार इनका गठन करे और नियुक्ति करता है तो। और धारा 2J में क्या बताया गया है, सूचना के अधिकार की परिभाषा। आरटीआई यह अधिकार है, ठीक है, जो एक्ट यानी के अंतर्गत किसी भी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा किया जाता है और इसमें शामिल भी है। ठीक है, अब इसमें दिया इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के अनुसार नोट्स, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, सैंपल यानी सर्टिफाइड सैंपल, फ्लॉपी, वीडियो, कैसेट, टेप, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि धारा 3 में, ठीक है ना, आरटीआई सभी नागरिकों को, सिटीजन को प्राप्त है। ठीक है, क्या कोई भी आरटीआई एक्ट के तहत सूचना की मांग कर सकता है? नहीं, केवल भारतीय नागरिक कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। विदेशी नागरिक सूचना नहीं मांग सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि कोई फॉरेनर आया हमारे देश में, अगर उसे किसी उस पे जो ना वो किया जाता है तो क्या वो आरटीआई के तहत वो कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होता और वो भारत का सिटीजनशिप उनका नहीं होता है। धारा 4 में लिखा गया है कि लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। डॉक्यूमेंट जानकारी सूचना को सुव्यवस्थित करें जिससे जब भी जानकारी मांगी जाए तो तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा करेगा, ठीक है, सेव करेंगे। और धारा 5 में लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम दिया गया है। ठीक है, लोक प्राधिकारी पीए सूचना देने के लिए अपने अधीन कार्यालयों में तैनात करेंगे। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जिसे सीपीआईओ कहा जाता है, राज्य लोक सेवा सूचना अधिकारी एसपीआईओ कहा जाता है। कितने सीपीआईओ और एसपीआईओ किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में तैनात किए जा सकते हैं? कोई निश्चित संख्या नहीं है, जितनी जरूरत हो उतने ही तैनात जो है ना किया जा सकता है। ठीक है, धारा 6 में क्या बताया गया है, ठीक है, कि आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन, यानी आप जो है ना एप्लीकेशन दे सकते हो किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए। कैसे आवेदन करें? लिखित यानी रिटन में होता है, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में भी हो सकता है, यानी आप मेल वगैरह वो कर सकते हो। भाषा हिंदी या इंग्लिश या क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है और इस पर 10 रुपये का स्टैम्प शुल्क भी लगता है। ठीक है, बात करेंगे आगे धारा 7 में क्या बताया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे कि आवेदन का जो ना निपटारा, सूचना देना कब अनिवार्य, कितने दिन में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि अगर आरटीआई के तहत हमने एप्लीकेशन या डाला है तो कितने दिन में। तो आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के भीतर उसकी सुनवाई हो जाती है। यदि सूचना किसी के जीवन का स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे में भी हो सकता है। यदि सूचना अधिकारी तय सीमा सूचना नहीं देता है तो माना जाएगा कि उसे आवेदन निरस्त कर दिया गया। राइट, धारा 8 में क्या बताया गया है कि कुछ जानकारियां के न दिए जाने की बाध्यता की समाप्ति है। यानी कुछ ऐसी होती है कि जानकारियां जो शेयर नहीं की जाती है, ठीक है, तो उसकी क्या बाध्यता है। देश की अखंडता, प्रभुता, सुरक्षा, राजनीति, वैज्ञानिक और जो ना आर्थिक हित और जो ना विदेशी संप्रभु से संबंधित सूचना होगा उसको नहीं दिया जाएगा। राइट, कोर्ट, ठीक है, एजेंसी के द्वारा किसी सूचना को देने से मना किया गया है। ठीक है, विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके दी गई जानकारी, ठीक है, किसी के जीवन को खतरा, शारीरिक सुरक्षा में खतरा हो ऐसी जानकारी, अपराधियों के इन्वेस्टिगेशन आदि की जानकारी या मंत्रिमंडल के कागज पत्र एक्सेट्रा, ठीक है, उसको मना किया जा सकता है। अगर देखें तो धारा जो ना 11 में क्या बताया गया, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। यदि सूचना अधिकारी को किसी पर व्यक्ति की सूचना, उसके द्वारा की गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है और पर व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय बताई गई है। ठीक है ना, आगे देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग क्या है। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना जो आयोग है, ठीक है, इसके लिए धारा 12 में लिखा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन गठन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करती है। कौन कौन सा होता है कि सदस्य कितने होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, सॉरी सूचना आयुक्त होता है और 10 बाकी सदस्य, यानी टोटल 11 होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 सदस्यों के नियुक्त राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है
इसकी नियुक्ति कौन करता है? धारा 13 में बताया गया है पदावधि और शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सदस्य होंगे। कितने समय पद तक रहेंगे? सरकार यह तय करेगी। अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है। 2019 में संशोधन किया गया था सीआईसी अन्य सदस्य। वेतन और केंद्र सरकार देगी, भत्ते केंद्र सरकार देगी और सर्विस केंद्र सरकार देगी। ठीक है। धारा 14 में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को हटाए जाना। क्यों हटाया जाना? कारण था साबित कदाचार भ्रष्टाचार यदि वह असमर्थ हो तो। आगे देखेंगे धारा 15 में क्या बताया गया है कि धारा 15 में बताया गया है सूचना राज्य सूचना आयोग का गठन। गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, जैसे जाहिर सी बात है राज्य के स्तर पर है। ठीक है। एस सी आई सी राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त, सॉरी सूचना आयोग, बार बार चुनाव की बात हो रही है। ठीक है। अन्य 10 सदस्य सूचना आयुक्त है। ठीक है। नियुक्त कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, क्योंकि राज्यों में हेड राज्यपाल होता है और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। राइट। समिति की सिफारिश अध्यक्ष यानी राज्य का जो है ना मुख्यमंत्री यानी सीएम, सदस्य विधानसभा का नेता विपक्ष और सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ मंत्री। धारा 16 में देखेंगे सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि और शर्तें। कब तक पद पे रहेंगे? सरकार तय करेगी और मैक्सिमम 65 साल तक होता है। रिटायर होने के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है। दोबारा से नियुक्त नहीं किया जाएगा। धारा 17 में क्या बताया गया है? राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारियों को पद से हटाया जाने। ठीक है। साबित कदाचार भ्रष्टाचार पद धारण करने में असमर्थता। शर्तें सुप्रीम कोर्ट यानी जो उच्चतम न्यायालय के जांच रिपोर्ट के बाद ही राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है। बात करेंगे धारा 18 में क्या कहा गया है। ठीक है। तो आयोग की शक्तियां और कृत्य कर्तव्य केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में दिया गया है। सूचना आयोगों के पास अधिकार शक्ति जांच करने का अधिकार होता है। नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। समिति की सिफारिश कौन करेगा? तो ये भी बता दिया गया। धारा 19 में क्या बताया गया? अपील करने के लिए यदि, ठीक है, पीआईओ यानी 30 दिन के भीतर, ठीक है, सूचना नहीं देता है, आवेदन निरस्त करता है, अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील निरस्तीकरण से 30 दिन के भीतर डाली जाएगी। प्रथम अपील अधिकारी किसके पास? सेम विभाग पीआईओ से बड़ा होगा। दूसरी अपील कब डाली जाएगी? जब प्रथम अपीली अधिकारी भी सूचना नहीं देता है। प्रथम अपीली के निरस्तीकरण के 90 दिन यानी लगभग 3 महीना किसके पास डाली जाएगी? तो आयोग के पास डाली जाएगी। ठीक है। तो मूव करते हैं धारा 20 पे। ठीक है। तो आप देखोगे कि शक्तियां क्या होता है, शास्तियां। यदि केंद्र राज्य सूचना आयोग को लगता है कि पीआईओ बिना उचित कारण बताए आवेदन को रिजेक्ट कर दिया, पीआईओ ने तय सीमा में सूचना नहीं दी, पीआईओ ने गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना करता है, पीआईओ ने जानबूझकर गलत अधूरी और भ्रामक जानकारी देता है, पीआईओ ने जो है सूचना को नष्ट करता है और बड़ा जो है ना मतलब कि जो है ना बढ़ा चढ़ा के पहुंचाता है, यानी पब्लिक जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर वो गलत करता है, ऐसे में आयोग पीआईओ पर जुर्माना लगाएगा और 250 दिन में ये हो सकता है। ठीक है। धारा 24 में देखेंगे, ठीक है, दूसरी अनुसूची में वर्णित संगठनों पर आरटीआई प्रभावी नहीं होगा। ठीक है। आईबी हो गया, रॉ हो गया, ईडी हो गया, ठीक है, एनसीबी हो गया, एसपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएस, एनएसजी, एआर, ठीक है, और एसएसबी। इन पर आरटीआई प्रभावी नहीं होता। नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करता है और समिति की जो है ना सिफारिश। धारा 25 में मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। सूचना आयोग के पास शक्ति है कि आरटीआई से संबंधित कार्यों को मॉनिटर कर सकते हैं और इसे रिपोर्ट ले सकते हैं। धारा 27 में इस अधिनियम के संबंध में निम्न नियम बनाने की शक्ति है। समुचित सरकार के पास, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ठीक है ना। धारा 28 में पहुंचते हैं। सक्षम अधिकारी के नियम बनाने की शक्ति होती है। उससे रिलेटेड जो अधिकारी होगा वो नया नियम या कुछ वैसे कर सकता है। और लास्ट धारा 30, ठीक है, आरटीआई से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी और शक्ति केंद्र सरकार के पास है, यानी केंद्र सरकार ही सबसे ज्यादा पावरफुल है और वही कर सकता है।
तो आई होप ये था राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। कब से इसको शुरुआत किया गया, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है, कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितने दिन में इसकी जो ना सुनवाई होती है, कितने दिन में ये नहीं होता है तो निरस्त मान लिया जाता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया। अगर बाई चांस कई बार होता है कि हम फिजिकली बैठे होते हैं यहाँ पे टैब या लैपटॉप या फ़ोन के पास या देख रहे होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं दिमाग हमारा और कहीं होता है, ध्यान हम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे सभी से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को हेडफोन, लीड्स या ईयरबड्स वगैरह लगा के सुने, 1 से 2 बार नोट डाउन कर लें तो बहुत फॉरमोस्ट कहा जाता है कि बहुत बेस्ट रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे से आप कमांड बना सकते हो। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो आपको जो था 2-3 बार देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए पहले आपको फंडामेंटल राइट्स वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, तो ही आरटीआई के बारे में पढ़ने का फ़ायदा भी है, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। फिट रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए जब तक कि अपना जो है ना मकसद पूरा ना हो जाए। थैंक यू सो मच।